नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अमाइंस। आप ध्यान देना, यहां पर जो कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अमाइंस। अमाइंस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो इट इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, इट इज एक्चुअली अ रिएक्शन, इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रिएक्शंस। आप ध्यान देना, ये एक्चुअली थ्री रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कैसे, जरा ध्यान दो। देखो, इन दिस प्रोसेस the compound thalamide, this compound is known as thalamide, is first reacted with KOH, followed by reaction with RX, followed by heating with water। तो आप ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, 1 2 3 इन थ्री रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। अब ये थ्री रिएक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इन थ्री रिएक्शंस की अगर मैं इंडिविजुअली बात करता हूं तो ये थ्री रिएक्शंस इंडिविजुअली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये थ्री रिएक्शंस आपके लिए न्यू नहीं है, केवल इनका कॉम्बिनेशन आपके लिए नया है। कैसे, आप देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं द कंपाउंड थैलेमाइड इज टू बी रिएक्टेड विद KOH। अब जरा ध्यान देना, देखो थैलेमाइड की अगर बात की जाए, अमाइड, आप ध्यान देना इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इट इज अमाइड। और ध्यान देना, अमाइड्स की अगर बात की जाए तो अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। आप ध्यान देना, अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब आप कह सकते हैं कि अमाइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ध्यान देना, अमाइड्स की अगर बात की जाए तो दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, अमाइड की अगर बात की जाए तो इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और ये हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जो कंपाउंड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो बेसिक नेचर शो करता है। और साथ में आप ध्यान देना, ये कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। आप ध्यान देना, ये कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। हम कह सकते हैं दिस हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड, दिस हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। ये हाइड्रोजन जो है कंपाउंड का वो एसिडिक नेचर शो करता है। अब ये एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा, आप ध्यान देना। एक तो हम कह सकते हैं दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन। एक तो आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। दूसरा, आप देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर आप ध्यान दें तो ये CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में, आप ध्यान देना, और 2 CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में। तो फिर तो हम कह सकते हैं अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर दिस नाइट्रोजन विल एक्वायर डेल पॉजिटिव चार्ज। और आप सोचिए, अगर नाइट्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब तो फिर H+ के फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आप सोचिए, नाइट्रोजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी ड्यू टू En। लेकिन साथ में अगर हम कह रहे हैं कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उससे नाइट्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की जो टेंडेंसी है नाइट्रोजन की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर तो इसकी H+ फॉर्म में रिलीज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन acidic character of this hydrogen. So this nitrogen can accept proton since it is having lone pair, and it can donate proton also. So it can show both acidic and basic character. That's why we can say amides are amphoteric in nature. अब जरा ध्यान देना, ये कंपाउंड अगर एसिडिक नेचर शो कर सकता है, अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसमें पहले KOH के साथ में रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बेस के साथ में रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर होगा एसिड बेस। अब जरा सोचिए, एसिड बेस रिएक्शन आपके लिए न्यू तो नहीं है, हमने पहले भी एसिड बेस रिएक्शन डिस्कस किए। तो यस, ये एसिड बेस रिएक्शन है। मैंने आपसे क्या कहा, थ्री रिएक्शंस को अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो आपके लिए थ्री रिएक्शंस न्यू नहीं है, आसान है। फर्स्ट अगर बात की जाए एसिड बेस, तो यहां पर OH- एज अ बेस, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट चलेगा, और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के साथ में यहां पर हमें मिलेगा पोटेशियम थैलेमाइड। यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी पोटेशियम थैलेमाइड।
this is negative and this is positive, right? And now this compound is to be reacted with Rx, followed by reaction with Rx. तो अब हमें यहाँ पर Rx के साथ में रिएक्शन लेना है. आप याद करें, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हैं. एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये अनायनिक पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये अनायनिक पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा. और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हमें कंपाउंड मिल जाएगा एन अल्काइल थैलेमाइड. यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी एन अल्काइल थैलेमाइड. चला देखो, ये कंपाउंड भी थैलेमाइड है, ये कंपाउंड थैलेमाइड है ना, ये कंपाउंड भी थैलेमाइड है. बस यहां पर क्या है, इस H की जगह यहां पर R ग्रुप प्रेजेंट है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इट इज एन अल्काइल थैलेमाइड. और अब इस कंपाउंड का हमें हाइड्रोलिसिस करना है टेम्परेचर कंडीशन में. ध्यान देना, इस कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हमें इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना है, तो आप तो मुझे बताओ इस कंपाउंड की रिएक्शन किस टाइप की होनी चाहिए. जरा सोचिए, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी शोन बाय दिस कंपाउंड. यस, आंसर इज SNA. ये कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो इट विल शो SNA रिएक्शन. कैसे SNA रिएक्शन शो करेगा, समझ में आ रहा है? कंपाउंड अमाइड है ना, एंड अमाइड्स आर एसिड डेरिवेटिव्स. और याद करें, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स मेनली शो SNA रिएक्शन. बस SNA रिएक्शन का कंसेप्ट आप अप्लाई करें. और SNA रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा एंड प्रोडक्ट बनाएगा. और ध्यान देना, वाटर जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, वाटर जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो हमने डिस्कस किया है, ऐड करने के बाद में H+ रिलीज करता है. मतलब ये कह सकते हैं देखो कि वाटर जब यहां पर ऐड होगा तो H+ रिलीज करेगा, मतलब यहां तो बचेगा OH, और जो ये H रिलीज करेगा वो कहां जाएगा, लीविंग ग्रुप के साथ. यहां से लीव कौन कर रहा है, ये नाइट्रोजन, तो H जाएगा इसके पास. तो यहां तो आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा H. अब जरा सोचिए, अगर ये H यहां आएगा तो CONHR, ये भी तो अमाइड बन जाएगा ना, और ये भी अगर अमाइड बनेगा तो यहां भी ऐसे नहीं होगा, मतलब यहां पर 2 टाइम्स ऐसे नहीं हो जाएगा. वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर भी ऐसे नहीं, मतलब इसमें भी वाटर का OH यहां पर और H यहां पर. और इस तरह से आप देखो, ये OH और ये OH, ये तो बन जाएगा थैलिक एसिड. दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड. दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड. और वाटर का एक H यहां पर, एक H यहां पर, ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो नाउ दिस कंपाउंड इज RNH2, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन. सो दिस इज हाउ अमाइन इज फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. अब जरा देखो, फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड बेस, सेकंड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड रिएक्शन इज SNA. क्या कोई रिएक्शन आपके लिए न्यू है? नो. हम तीनों तरह की रिएक्शन पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, केवल कॉम्बिनेशन आपके लिए नया है. बस कॉम्बिनेशन अगर आप माइंड में रखें, इस कॉम्बिनेशन को, इस सीक्वेंस को अगर आप माइंड में रखें, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आपके लिए कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है. आप जरा ध्यान देना, मैं कॉम्बिनेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखो, मुझे तो एक बात समझ में आती है, हमने इस कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस किया तो हमने कहा वाटर का OH यहां पर, H यहां पर, OH यहां पर, H यहां पर, RNH2, ये हमें मिला अमाइन, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. एक बात सोचिए, मेरे माइंड में तो ये पॉइंट आ रहा है कि अगर मैं इस थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस करता, अगर मैं इसी का हाइड्रोलिसिस कर देता, अगर मैं इसी का हाइड्रोलिसिस कर देता तो क्या होता, वाटर का OH यहां पर, H यहां पर, OH यहां पर, H यहां पर, तो इस पार्ट से मुझे क्या मिलता, अमोनिया. सोचिए, H होता और 2 H यहां से आते तो HNH2, अमोनिया मिलता. अब मेरे माइंड में ये पॉइंट आ रहा है कि अगर थैलेमाइड के हाइड्रोलिसिस से मुझे अमोनिया मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले इस H को मैं R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं. पहले मैं क्या करूं, इस H की जगह यहां पर R ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस कर दूं तो HNH2, अमोनिया की जगह अगर मैं पहले यहां पर R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो HNH2 की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, RNH2, मतलब अमाइन मिल जाएगा. और ये मेरा टारगेट है. तो बस मेरे टारगेट में अब क्या आ चुका है, मेरे टारगेट में ये आ चुका है कि मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने से पहले यहां पर H की जगह क्या करूं, R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं. और R ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, पहले एसिड बेस किया और फिर RX के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो R ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया. और R ग्रुप इंट्रोड्यूस होने के बाद में मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया. क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर हमें इसमें R ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो हमने पहले एसिड बेस क्यों किया,
हम डायरेक्ट इसकी रिएक्शन आरएक्स के साथ करवा देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसकी रिएक्शन आरएक्स के साथ करवाता तो ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर यहां पर डोनेट करता है, एक्स को सब्स्टिट्यूट करता, हो जाता आर ग्रुप इंट्रोड्यूस। देखो अगर मैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन आरएक्स के साथ करवाता ये सोच करके कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देता, तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी काफी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर दो ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इस कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होता। तो पहले मुझे क्या करना था, पहले मुझे इस कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाना था। और वो मैंने कैसे बढ़ाया? एसिड बेस के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है कि इस नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप सोचिए अगर ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देकर जाएगा? नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, एसिड बेस के थ्रू इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाया, फिर इसमें मैंने आर ग्रुप इंट्रोड्यूस किया थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आर ग्रुप इंट्रोड्यूस होने के बाद में मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो मुझे अमाइन मिल गया। आया समझ में? सो दिस इज हाउ अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। दिस इज अबाउट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। लेकिन आप ध्यान देना इस रिएक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में आप ध्यान देना, ओनली प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। आप इस रिएक्शन से केवल प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि इस रिएक्शन से मैं सेकेंडरी अमाइन बना दूं, अगर हम चाहें कि इससे हम सेकेंडरी अमाइन बना दें, नॉट पॉसिबल। हम सेकेंडरी अमाइन नहीं बना सकते इससे। अगर हम चाहें कि इसमें हम टर्शियरी अमाइन बना दें, 3 डिग्री अमाइन, ध्यान देना 3 डिग्री अमाइन की बात करें, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? देखो अगर आपको सेकेंडरी अमाइन बनाना है तो नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने चाहिए, नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। आप जरा सोचिए अगर हमने यहां पर ये टारगेट रखा कि मैं पहले इस H की जगह यहां पर R ग्रुप इंट्रोड्यूस करूं और फिर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मुझे अमाइन मिल जाएगा। तो आप बताओ मैं इस कंपाउंड में नाइट्रोजन पर कितने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकता हूं? ओनली 1, क्योंकि एक ही तो हाइड्रोजन है। और अगर एक ही अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकता हूं तो फिर तो मैं इसमें केवल 1 डिग्री अमाइन बना सकता हूं। मैं यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता और इस कंपाउंड में मैं नाइट्रोजन पर 3 अल्काइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब ना तो मैं इससे सेकेंडरी अमाइन बना सकता हूं ना मैं इससे टर्शियरी अमाइन बना सकता हूं। क्लियर बात ये? सो दिस रिएक्शन कैन ओनली बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन। हम इसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन नहीं बना सकते, राइट? और ध्यान देना 1 डिग्री में भी, और मैं आपको बताता हूं एक ड्रॉबैक, 1 डिग्री में भी हम इसमें एलिफेटिक बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। 1 डिग्री में भी कंडीशन है, स्पेसिफिकली आप एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। मतलब अगर आप चाहें कि इसमें एनिलीन आप बनाना चाहें, ध्यान देना अगर आप चाहें कि इसमें एनिलीन बनाना चाहें तो देखो एनिलीन 1 डिग्री तो है, ऑल्दो एनिलीन इज 1 डिग्री बट स्टिल इट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। आप इसमें एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। अगर आप चाहें कि हम इसमें एनिलीन बना दें तो एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। ऑल्दो इट इज 1 डिग्री बट स्टिल इट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। क्यों, क्या दिक्कत है? जरा सोचिए अगर आप आर ग्रुप की जगह यहां पर फिनाइल ग्रुप चाहते हैं तो यहां पर आपको आर की जगह फिनाइल लेना पड़ेगा। अब जरा सोचिए अगर आप यहां पर आर की जगह फिनाइल लेते हैं तो मतलब यहां पर आपको क्या लेना होगा? आपको अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और अराइल हैलाइड अगर आप लेंगे तो याद करें अराइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो इट इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद करो हैलोजन का लोन पेयर अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो फिर तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करना यहां पर डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर अगर आप अराइल हैलाइड लोगे तो सिंस इट इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो रिएक्शन फेल्स। दिस इज द रीजन व्हाई एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैनॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एनिलीन। व्हाई? द आंसर इज बिकॉज टू प्रिपेयर एनिलीन the halogen derivative required to be used in the reaction is aryl halide. Since aryl halide is least reactive for nucleophilic substitution reaction, so the reaction fails.
Substitution of this halogen cannot be possible from this ring. That's why the reaction fails to prepare aniline. आया समझ में? This is about Gabriel Thalamide synthesis. Very very important. आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में भी क्या, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं, आप इसमें एनिलीन नहीं बना सकते। और अगर सेकेंडरी टर्शी की बात करें तो सेकेंडरी टर्शी तो आप कोई भी अमाइन नहीं बना सकते, क्योंकि सेकेंडरी टर्शी के लिए हमें 2 या 3 अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने होंगे। और नाइट्रोजन पर अगर आप देखेंगे तो ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ओनली 1 अल्काइल ग्रुप कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। सो दिस रिएक्शन कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड टू कैन ओनली बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। क्लियर बात ये? दिस इज अबाउट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं बाय रिडक्शन। और रिडक्शन में ध्यान देना, हमारे पास टोटल यहां पर 5 कंपाउंड्स हैं जिनके रिडक्शन से आप अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ध्यान देना, इन 5 कंपाउंड्स में से 3 कंपाउंड्स का रिडक्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 3 कंपाउंड्स का रिडक्शन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप याद करें, एल्कोहल चैप्टर में हमने रिडक्शन की एक टेबल डिस्कस की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था। ध्यान देना, इफ साइनाइड इज रिड्यूस्ड यूजिंग मेटल प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल। हाँ, ध्यान देना, उस टेबल में मैंने एक और रिएजेंट यूज किया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो लिमिटेड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाता है। उस टेबल में हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने देखा था कि उस टेबल में वो 2 ही कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पा रहा था, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को और एक एसिड हाइड्राइड्स को। साइनाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो मैंने यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लिया है। हाँ, आप मेटल प्लस H2 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर सोडियम प्लस इथेनॉल ले सकते हैं। और इस केस में अगर बात की जाए तो साइनाइड ऑन रिडक्शन विल गिव RCH2NH2, दैट इज 1 डिग्री अमाइन। आइसोसाइनाइड को अगर आप रिड्यूस करते हैं, इनमें से कोई भी रिएजेंट आप ले सकते हैं, रिएजेंट सेम है, तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिलता है सेकेंडरी अमाइन। अगर आप उस टेबल को देखेंगे तो टेबल में हमने साइनाइड आइसोसाइनाइड को इंक्लूड किया था। थर्ड इसमें अमाइड, रिड्यूसिंग एजेंट आप वही ले सकते हैं। और याद करो, मैंने आपको बताया था वहां पर एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव अल्कोहल एक्सेप्ट 1 कंपाउंड अमाइड। याद करो, अमाइड भी एसिड डेरिवेटिव होता है, लेकिन इसके रिडक्शन से हमें अल्कोहल नहीं अमाइन मिलता है, तो यहां पर भी रिडक्शन में हमें अमाइन मिल जाएगा। तो ये 3 कंपाउंड्स तो ऑलरेडी मैं आपको इस टेबल में बता चुका हूं, जो हमने अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस की थी रिडक्शन की। अब यहां पर 2 कंपाउंड्स और भी हैं जिनके रिडक्शन से हम अमाइन फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, और उसमें मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट कंपाउंड ऑक्साइन। ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइन। रिडक्शन के लिए आप इन्हीं 3 रिएजेंट्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मेटल प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर हमने कंपाउंड लिया है ऑक्साइन। क्या मैं कह सकता हूं, ऑक्साइन्स कैन शो टॉटोमेरिज्म। जरा देखो, डबल बॉन्ड OH जैसे होता है ना, C डबल बॉन्ड COH, इनॉल। वैसे आप देखो, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म है, और अगर आप इसका टॉटोमेरिक फॉर्म देखेंगे तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म ये होता है नाइट्रोसो। ध्यान देना, नाइट्रोसो कंपाउंड इज टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ ऑक्साइन। बस इसी टॉटोमेरिक फॉर्म के थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। कैसे, जरा ध्यान देना। सबसे पहले क्या होगा, देखो इस केस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों एटम्स पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऐड होने के साथ में यहां पर हमें कंपाउंड मिलता है RCH2NHOH। NHOH इट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अब आप ध्यान देना, फिर यहां पर 2 हाइड्रोजन्स ऐड होंगे, और अब यहां पर 2 हाइड्रोजन्स कैसे ऐड होंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन है यहां पर रिएक्टिव साइड क्या है, यहां पर तो पाई बॉन्ड नहीं है, तो जैसे यहां तो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों एटम्स पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, लेकिन यहां तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो फिर यहां रिएक्टिव साइड कौन सी है, मैं आपको बताता हूं। देखो इस पर रिएक्टिव साइड कौन सी है, ध्यान देना। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर। अब चला देखो, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर एंड ऑक्सीजन आल्सो हैज लोन पेयर। दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है, और दोनों लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स अगर डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे तो हम बात करते हैं लोन पेयर रिपल्शन की। और इसी वजह से हम बात करते हैं दिस साइट इज रिएक्टिव साइट प्रेजेंट इन द कंपाउंड ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। और इसीलिए ये बॉन्ड यहां पर इजीली ब्रेक होता है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ में एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा
एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन अगर यहां पर ऐड होगा तो यहां से आपको मिल जाएगा RCH2NH2, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। इस तरह से यहां पर अमाइन फॉर्मेशन होता है और एक H यहां पर ऐड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगा वाटर। सो ऑक्साइड्स थ्रू इट्स टॉटोमेरिक फॉर्म दैट इज नाइट्रोसो विल आल्सो गिव अमाइन। ये फोर्थ कंपाउंड। एक कंपाउंड हमारे पास इसमें और भी है, दैट इज नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान देना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कैसे होता है मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। सबसे पहले देखो इसमें बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिस नाइट्रो कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसो। सबसे पहले क्या होगा देखो, इन रिडक्शन प्रोसेस बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसो। आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं, हाइड्रोजन का एडिशन अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीजन का रिमूवल भी तो रिडक्शन होता है। जैसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वैसे हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन प्रोसेस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन प्रोसेस। सो बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रो गेट्स रिड्यूस्ड इनटू नाइट्रोसो। और अगर ये नाइट्रोसो में रिड्यूस हुआ तो आगे की कहानी तो वैसी है। देखो जैसे यहां पर ये नाइट्रोसो बना था और आगे जैसे प्रोसेस कंप्लीट हुआ वैसे ही यहां पर भी ये नाइट्रोसो, पहले क्या होगा देखो, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन में, ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन में। फिर से वही रिएक्टिव साइट, लोन पे रिपोर्शन, और रिएक्टिव साइट पर फिर से रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों पर हाइड्रोजन ऐड होकर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अमाइन प्लस वाटर। दिस इज हाउ नाइट्रो कंपाउंड इज अल्टीमेटली रिड्यूस्ड इनटू अमाइन। अब एक बात ध्यान देना, ये जो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन में डिस्कस कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में पूछे जा चुके हैं। ध्यान देना, देखो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन में अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। पहले बना नाइट्रोसो, फिर बना हाइड्रोक्सिल अमाइन और फिर बना अमाइन। अब यहां पर हमारे पास चॉइस है, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से मुझे अमाइन मिले तो आप अमाइन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे हाइड्रोक्सिल अमाइन मिले तो वो भी हमारे पास चॉइस है और नाइट्रोसो फॉर्मेशन की चॉइस भी है। कैसे देखो, डिपेंड करेगा मीडियम पर। आपको इसमें रिडक्शन करना है यूजिंग मेटल प्लस अब मीडियम। ध्यान देना, अगर आप लेते हैं मेटल प्लस एसिड लाइक Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं जनरल बात करूं, अगर आप मेटल प्लस एसिड लेते हैं, ये कंडीशन अगर आप मेंटेन करते हैं तो इस केस में नाइट्रो कंपाउंड गेट्स रिड्यूस्ड इनटू अमाइन। जो नाइट्रो कंपाउंड होगा वो कंप्लीटली रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कंडीशन में, मेटल प्लस एसिड की कंडीशन में। लेकिन अगर आपने लिया मेटल प्लस सॉल्ट, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, इस कंडीशन में यहां पर नाइट्रो कंपाउंड जो रिड्यूस होगा वो रिड्यूस होगा अप टू हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलेगा, इस कंडीशन में आपको अमाइन मिलेगा। और ध्यान देना, अगर आप मेटल के साथ में एल्कलाइन मीडियम मेंटेन करते हैं, मेटल के साथ में अगर आप एल्कलाइन मीडियम मेंटेन करते हैं तो इस केस में यू विल गेट मिक्सचर, इस केस में यू विल गेट मिक्सचर ऑफ नाइट्रोसो एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा मेटल के साथ आप क्या कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं। मेटल एंड अल्कलाइन मीडियम यू विल गेट मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। समझ आ रहा है? टू कंपाउंड्स कौन से, नाइट्रोसो एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन का मिक्सचर आपको मिलेगा। अगर आप मेटल प्लस अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट वाली कंडीशन ले रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलेगा, और मेटल प्लस एसिड वाली कंडीशन ले रहे हैं तो अमाइन मिलेगा। कंडीशंस आपको याद रखनी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये केसेस मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रैक्टिकल बेसिस पर हैं, इनको आपको याद रखना होगा। तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन में डिपेंड करेगा आप क्या कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज अबाउट रिडक्शन ऑफ कंपाउंड्स टू गेट अमाइन। 5 कंपाउंड्स आपके पास हैं नाइट्रो कंपाउंड, और इससे पहले हमने डिस्कस किया ऑक्साइन, अमाइड, आइसोसाइनेट एंड साइनेट। सो दिस इज अबाउट रिडक्शन टू गेट अमाइन एज प्रोडक्ट। और इससे पहले मैंने आपको बताया गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस, दैट इज आल्सो यूज्ड टू गेट अमाइन। क्लियर बात ये? तो प्रिपरेशन मेथड में
फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस किया गैब्रियल थेरामाइड सिंथेसिस, और सेकेंड रिएक्शन हमने डिस्कस किया बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स इन विच वी कैन हैव 5 कंपाउंड्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड, ऑक्साइन एंड नाइट्रो कंपाउंड। प्रिपरेशन मेथड में नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन में देखो मैं कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जो नेक्स्ट रिएक्शन की कैटेगरी है दैट इज डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमाइंस फॉर्मेशन में जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में डिस्कस कर रहा हूं दैट इज बाय डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब डिग्रेडेशन रिएक्शन एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में टोटल 3 रिएक्शंस हमारे पास हैं। आप ध्यान देना, वन ऑफ द रिएक्शन इज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। It is also called Hoffman's hypobromite reaction. It is reaction of amide with bromine in aqueous KOH. अब आप ध्यान देना, देखो ब्रोमीन प्लस KOH, आप याद करें पहले भी हमने इस तरह के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ब्रोमीन प्लस वाटर HOBr, ब्रोमीन प्लस NaOH NaOBr, ब्रोमीन प्लस KOH KOBr। याद करें हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी इस तरह की रीजन कंडीशन हमने डिस्कस की थी। तो ब्रोमीन प्लस KOH को हो सकता है आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया जाए KOBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, और इसी बेसिस पर इस रिएक्शन को हम हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इट इज रिएक्शन ऑफ अमाइड विद पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, और इट कैन बी ब्रोमीन प्लस एक्वस KOH। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अमाइन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। अब आप ध्यान देना, देखो रिएक्शन में जो अमाइन फॉर्मेशन हुआ है, अगर इस अमाइन में मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करता हूं, और जो इनिशियल कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमने रिएक्शन में यूज किया है उसमें अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो क्या मैं बात कर सकता हूं प्रोडक्ट नंबर ऑफ कार्बन इज प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट इज 1 कार्बन लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो यहां पर कार्बन डिक्रीज होकर प्रोडक्ट हमें मिला है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब यही है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इनिशियल कंपाउंड। तो इसे हम डिग्रेडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, या इसे आप स्टेप डाउन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट इंक्रीज्ड कार्बन के साथ में मिलता है तो वो थी स्टेप अप रिएक्शन, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन, और या फिर आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप ध्यान देना, इसी कैटेगरी में सेकंड रिएक्शन हमारे पास है कर्टियस रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद NaN3 दैट इज सोडियम एजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, यहां पर भी प्रोडक्ट आपको फिर से वही अमाइन मिलेगा। और थर्ड रिएक्शन है इसमें श्मिट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद N3H दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, एक बात ध्यान देना, N3H है, हाइड्रोजोइक एसिड है, NH3 नहीं है, अमोनिया नहीं है। स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देते हैं, इट्स नॉट अमोनिया, N3H है। तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में एसिड की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, एंड अगेन इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी प्रोडक्ट हमें फिर से मिलता है अमाइन। मतलब तीनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट अमाइन है, that is having 1 carbon less than the total number of carbon atoms present in initial compound used in these reactions. That's why all of these 3 reactions belong to same category, that is degradation reaction. तीनों ही reactions का concept एकदम same है। अगर तीनों ही reaction में intermediate formation की हम बात करें तो these reactions involve formation of nitrene as intermediate. इन reactions में हम nitrene formation की बात करते हैं। याद करें nitrene हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स में। याद करें नाइट्रीन इज द स्पीशीज हैविंग न्यूट्रल नाइट्रोजन विद 1 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 3 रिएक्शंस में इंटरमीडिएट आपको सेम मिलता है नाइट्रीन फॉर्मेशन। तीनों ही रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होकर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसलिए तीनों ही रिएक्शंस को हमने सेम कैटेगरी में रखा है डिग्रेडेशन रिएक्शन। और तीनों ही रिएक्शंस नेम रिएक्शंस हैं, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, सेकंड इज कर्टियस रिएक्शन एंड थर्ड इज श्मिट रिएक्शन। अब एक बात ध्यान देना, देखो अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हमें गिवन है वो इन 3 रिएक्शंस में से फर्स्ट रिएक्शन गिवन है। आप ध्यान देना,
एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन और श्मिट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ये एनसीईआरटी में अब नहीं है, पहले थी। अगर आप 2005 से पहले की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको ये रिएक्शंस भी मिल जाएंगी। तो ये रिएक्शंस पहले कभी एनसीईआरटी में दी गई थी, लेकिन अभी काफी टाइम से एनसीईआरटी से इन्हें हटा दिया है। एनसीईआरटी में इस कैटेगरी में केवल एक ही रिएक्शन गिवन है, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और इसीलिए इन रिएक्शंस में जो डिटेल में डिस्कस करूंगा वो फर्स्ट रिएक्शन का ही डिटेल डिस्कस करूंगा, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन का, क्योंकि ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। हाँ, लेकिन सेफर साइड लेकर मैं आपको ये दो रिएक्शंस भी नोट करवा रहा हूं, क्योंकि दोनों नेम रिएक्शंस हैं और इन दोनों रिएक्शंस का कंसेप्ट भी वही है जो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन का है, जो रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। और पहले कभी ना कभी ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन थी, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सेफर साइड लेकर मैं आपको ये दो रिएक्शंस नोट करवा रहा हूं। हाँ, लेकिन इन टू रिएक्शंस में केवल और केवल आपको नेट रिएक्शंस माइंड में रखना है। नेट रिएक्शंस ध्यान देना, कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई डिटेल नहीं, केवल नेट रिएक्शंस आप माइंड में रखें। कर्टियस रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड with sodium azide followed by hydrolysis, and Schmidt reaction is reaction of acid with hydroxylic acid in presence of sulfuric acid followed by hydrolysis। तो इन दो रिएक्शंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल नेट रिएक्शन याद रखें। इन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट नाइट्रीन फॉर्मेशन होता है और ये डिग्रेडेशन रिएक्शन, बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। जो डिटेल हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन की। क्लियर बात ये? तो चलिए फिर इसमें स्टार्ट करते हैं हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देखो आप ध्यान देना, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड आपको नेम से याद रहेगा, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड ब्रोमीन प्लस अमाइड, सो इट इज रिएक्शन ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ aqueous KOH। इट इज रिएक्शन ऑफ अमाइड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ aqueous KOH। क्लियर हो रही बात ये? अब आप ध्यान देना, देखो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में अमाइड अमाइन में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस रिएक्शन में ये पॉइंट माइंड में रखें, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को प्रोसेस के थ्रू याद रखते हैं तो इस रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो आप ध्यान देना, 4 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। वन इज ब्रोमिनेशन, second is dehydrobromination, third is rearrangement and fourth is hydrolysis। ये 4 प्रोसेस इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहला प्रोसेस है, देखो इसमें ब्रोमिनेशन। आपको 4 प्रोसेस ये पता होना चाहिए, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पहले ब्रोमिनेशन होगा, फिर डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा और फिर हाइड्रोलिसिस होगा। तो ध्यान देना, अगर हमें ये पता है कि द फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन, अगर आपको ये पता है कि सबसे पहला प्रोसेस यहां पर ब्रोमिनेशन होगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। आपको हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देना है। मतलब इस केस में अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो फर्स्ट प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा, ध्यान देना, फर्स्ट प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड यहां पर ये बनेगा। फर्स्ट प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड यहां पर ये बनेगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा फर्स्ट प्रोसेस में ब्रोमिनेशन होगा, तो ब्रोमिनेशन में ओनली 1 हाइड्रोजन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। दोनों हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस नहीं करना है। हालांकि अगर आप दोनों हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर भी देंगे तो सेकेंड प्रोसेस में आपको अपनी मिस्टेक वैसे ही समझ में आ जाएगी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कोई मिस्टेक की है। क्योंकि देखो, अगर मैं सेकेंड प्रोसेस की बात करूं तो सेकेंड प्रोसेस यहां पर है डिहाइड्रोब्रोमिनेशन। अब आप सोचिए, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब है माइनस HBr। ध्यान देना, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब है माइनस HBr। अब एक बात सोचिए, अगर मैं यहां पर माइनस HBr की बात कर रहा हूं तो माइनस HBr होने के लिए ब्रोमीन के साथ में एक हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन तो यहां पर हमें मेंटेन करना ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले प्रोसेस में, ब्रोमिनेशन प्रोसेस में, ओनली 1 हाइड्रोजन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, नॉट बोथ द हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस नहीं करना है, एक ही हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस करना है। क्लियर बात ये? तो यहां पर पहला प्रोसेस हुआ ब्रोमिनेशन। सेकेंड प्रोसेस, अब जब हम डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करेंगे तो ध्यान देना, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन में दोनों H और Br दोनों चले जाएंगे, और H और Br अगर दोनों यहां से जाएंगे तो यहां पर आएगा RC डबल बॉन्ड ON। ध्यान देना, RC डबल बॉन्ड ON
इज नाइट्रीन स्पीशीज। ये यहां पर है नाइट्रीन स्पीशीज, ध्यान देना। आरसीओ ग्रुप को कहा जाता है असाइल ग्रुप। आरसीओ ग्रुप इज कॉल्ड असाइल एंड दिस इज नाइट्रीन, तो इसे आप लिख सकते हैं असाइल नाइट्रीन। इट कैन बी रिटन एज असाइल नाइट्रीन। आ रहा है समझ में? और अब जरा देखो असाइल नाइट्रीन फॉर्मेशन हुआ। यहां पर अगर बात की जाए तो ये मैंने आपसे कहा था नाइट्रीन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो यहां पर हम नाइट्रीन फॉर्मेशन की बात करते हैं। और अब जरा ध्यान देना, इस नाइट्रीन में होगा रीअरेंजमेंट। क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रीन में नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मैं देखो नाइट्रीन के लिए आप याद करें हमने डिस्कस किया है नाइट्रीन हैज न्यूट्रल नाइट्रोजन विद 1 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस नाइट्रीन के पास एक बॉन्ड पेयर है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसके पास 6 हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हम कह सकते हैं इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब यहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है और रीअरेंजमेंट प्रोसेस में क्या होगा, देखो रीअरेंजमेंट प्रोसेस में हम बात करते हैं ये अल्काइल ग्रुप यहां पर शिफ्ट होता है फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। आप ध्यान देना, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बन से नाइट्रोजन पर माइग्रेट कर जाएगा। ये बिल्कुल वैसा रीअरेंजमेंट है जैसे आप याद करो हम कार्बेटाइम में रीअरेंजमेंट की बात करते हैं ना कि एक यूनिट माइग्रेट होती है। अरे याद आ रहा है? बिल्कुल वैसा ही माइग्रेशन यहां पर होगा। देखो यहां पर क्या होता है, ये आर ग्रुप यहां पर माइग्रेट होगा इस बॉन्ड के साथ में, ये आर ग्रुप यहां पर माइग्रेट होता है इस बॉन्ड के साथ में। अब जरा एक बात सोचिए, अगर ये आर ग्रुप इस बॉन्ड के साथ में माइग्रेट होगा तो क्या मैं कह सकता हूं इस बॉन्ड के जाने का मतलब तो फिर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि अभी तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है विद 4 बॉन्ड पेयर्स, 1 विद नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड पेयर्स विद ऑक्सीजन एंड 1 बॉन्ड पेयर विद अल्काइल ग्रुप। लेकिन आप सोचिए अगर ये आर ग्रुप बॉन्ड के साथ में यहां पर माइग्रेट हो जाए कार्बन से नाइट्रोजन के लिए, तो फिर तो इस कार्बन के पास बचेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो क्वेश्चन है क्या ये कार्बन ऐसे ऐसे जाने देगा? देखो आप इसको ऐसे समझ लें, याद रखना आपके लिए आसान होगा। आप ऐसा समझ लें कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में एक डील हुई है, कार्बन और नाइट्रोजन आपस में एक डील कर रहे हैं। और डील किस तरह की है, नाइट्रोजन ने ये कहा कार्बन से कि ये आर ग्रुप इस बॉन्ड के साथ में आप मुझे दे दो। नाइट्रोजन कार्बन को क्या बोल रहा है कि ये जो आर ग्रुप आपके पास है इस बॉन्ड के साथ में ये आर ग्रुप आप मुझे दे दो। तो कार्बन ने कहा कि मैं आर ग्रुप दे तो दूंगा लेकिन मेरे ऑक्टेट का क्या होगा, तो नाइट्रोजन ने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन ने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना लोन पेयर आपको दूंगा आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये एक डील होती है इसमें कि आर ग्रुप इस बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन पर माइग्रेट होगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा इस कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ध्यान देना ये आर ग्रुप तो माइग्रेट हुआ नाइट्रोजन पर, नाउ आर इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर यहां पर दिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कार्बन के साथ उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही इसने अपना लोन पेयर दिया यहां पर N और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं दिस असाइल नाइट्रीन गेट्स रीअरेंज्ड इनटू एल्काइल आइसोसाइनेट। जो असाइल नाइट्रीन है ये यहां पर रीअरेंज हो जाएगा एल्काइल आइसोसाइनेट में। और देखो इस रीअरेंजमेंट के लिए अगर मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करूं, इस रीअरेंजमेंट के लिए अगर मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करता हूं तो आप देखो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बट आफ्टर रीअरेंजमेंट नाउ एवरी एटम इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। यहां पर आप देख सकते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। एंड नाउ द लास्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। रीअरेंजमेंट के बाद में अब यहां पर लास्ट प्रोसेस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। और हाइड्रोलिसिस में ध्यान देना एल्काइल आइसोसाइनेट का यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो फॉर्मेशन होगा RNH2 का, ये तो यहां पर बन जाएगा RNH2 और RNH2 के साथ में यहां पर इस पार्ट से आपको मिलेगा H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। सो दिस इज हाउ अमाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन। इस तरह से अमाइड अमाइन में कन्वर्ट होता है। आया समझ में? मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखो आपको इस रिएक्शन का एक एक स्टेप माइंड में रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप तो ये माइंड में रखो in case of Hoffman's bromamide reaction there are 4 processes involved in the reaction. First is bromination, second is dehydrobromination, third is rearrangement and fourth is hydrolysis. अब आप ध्यान देना पहला प्रोसेस ब्रोमिनेशन, 1 हाइड्रोजन is to be replaced by bromine हो गया। सेकंड प्रोसेस dehydrobromination, HBr हटाओ आपको अपने आप नाइट्रीन दिख जाएगा। नाइट्रीन में हमें पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है
तो स्टेबलाइज होने के लिए वहां पर रीअरेंजमेंट होगा, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डील होगी। नाइट्रोजन ने कार्बन से कहा कि आप मुझे अपना एल्काइल ग्रुप दो बॉन्ड के साथ में, मैं आपको लोन पेयर दूंगा। और इस डील में फायदा ये हुआ कि ओवरऑल सिस्टम स्टेबलाइज हुआ, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट। एल्काइल आइसोसाइनेट हाइड्रोलिसिस करो, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अमाइन प्लस कार्बोनिक एसिड। इस तरह से रिएक्शन में अमाइड अमाइन में कन्वर्ट होता है। क्लियर बात है? अब आप देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस के थ्रू अगर आप इस रिएक्शन को माइंड में रखेंगे ना, तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से आपको माइंड में रहेगी, और आप इस क्वेश्चन, इस रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी आसानी से आप दे पाएंगे। क्लियर हो रही बात है? जैसे आप देखो, इसमें मेनली 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे मेनली इसमें, बस वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आसान है। आपको जो भी अमाइड दिया है, जो भी अमाइड आपको दिया है, ध्यान देना, जो भी अमाइड आपको दिया है उससे आपको उसे अमाइन में कन्वर्ट करना है। और मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। देखो, जो भी अमाइड आपको दिया, जैसे ये अमाइड आपको दिया हुआ है, शॉर्टकट में आप क्या करो, सीओ उड़ा दो इसमें से। आप ध्यान देना, शॉर्टकट में यहां से सीओ उड़ा दो, इस सीओ को उड़ा दो, NH2 को यहां कनेक्ट करो। ऐसे ही आप देखो, यहां पर सीओ को उड़ा दो, NH2 को यहां कनेक्ट करो, RNH2। इसमें से सीओ को उड़ा देंगे, NH2 को यहां कनेक्ट करेंगे तो बनेगा एनिलीन। तो ध्यान देना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो भी अमाइड आपको दिया है, उस अमाइड में से RCONH2, उसमें से CO को हटा दो, RNH2, ये प्रोडक्ट होगा। तो पहला तो ये प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन, CO उड़ाओ प्रोडक्ट बनाओ। सेकंड आता है इसमें, इस तरह का क्वेश्चन आता है, which of the following is not formed during the given reaction। ये आपको वही दिया हुआ है, अमाइड एक्वस KOBr, मतलब वही पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। अब हमें पता है कि पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड लेबोरेटरी में बनाकर तो नहीं रखते, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या मिक्स किया होगा, इसके लिए हमने मिक्स किया होगा ब्रोमीन प्लस KOH, और ब्रोमीन प्लस KOH यही तो रिएक्शन है ना। तो आप ध्यान देना, अब यहां पर अगर बात की जाए which of the following is not formed during the reaction, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला ब्रोमिनेशन, सेकंड डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, थर्ड इज रीअरेंजमेंट एंड फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस। आप ध्यान देना, सबसे पहले इस कंपाउंड का होगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, क्या दोनों हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होंगे? नो, एक ही हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होगा। तो यहां पर आएगा NHBr, यस ये तो बनेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, HBr जाएगा, नाइट्रीन बनेगा, और नाइट्रीन में जब रीअरेंजमेंट होगा तो बनेगा आइसोसाइनेट। तो ध्यान देना, आइसोसाइनेट भी बनेगा, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो फाइनली बनेगा एनिलीन। ये तो फाइनली बनना ही है प्रोडक्ट। जरा देखो, इस ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर ये नहीं बनेगा, ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दिया है CONBr2 नहीं आएगा ना। क्या दोनों हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होंगे? क्या नो, एक ही हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होगा। तो ये Br2 वाला प्रोडक्ट, Br2 वाला कंपाउंड यहां पर नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन था which of the following is not formed during the reaction, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ये इसका सेकंड क्वेश्चन। और लास्ट एक थर्ड क्वेश्चन आता है, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में KOH के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे? ध्यान देना, इस पूरे साइकिल के कंप्लीशन में KOH के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। अब देखो, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रोसेस से बता दिया कि प्रोसेस में ब्रोमिनेशन है, मतलब एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दो। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में यहां पर ये होता है कि KOH, क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन है, हमने KOH लिया है, सबसे पहले KOH यहां पर करता है एसिड बेस। आप ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर KOH करेगा एसिड बेस। ये एज ए बेस यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है। मैंने आपको बताया भी है, अमाइड शो एम्फोटेरिक नेचर, ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। तो अगर बेस प्रेजेंट है, अल्कलाइन कंडीशन है, तो एसिड बेस होगा। बेस यहां से H को रिमूव करता है। अब आप सोचिए, बेस अगर यहां से H को रिमूव करेगा तो फिर तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ में, और इस तरह से ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके बनाता है यहां पर ये कंपाउंड। तो देखो, यहां पर इस H को हटाने का काम किसने किया? KOH ने किया। फिर हमने कहा कि यहां से HBr जाएगा। वास्तव में HBr कैसे जाएगा, यहां पर फिर से KOH मॉलिक्यूल, यहां पर फिर से KOH मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा तो नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन यहां से लीव करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से जाएगा यहां से HBr, राइट। और फिर यहां पर अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस होकर अमाइन प्लस कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब आप देखो, पहला KOH मॉलिक्यूल तो यहां कंज्यूम हुआ, सेकंड KOH मॉलिक्यूल यहां कंज्यूम हुआ, और अब आप ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं कि रिएक्शन में अमाइन
प्लस कार्बोनिक एसिड बनेगा, एसिड कार्बोनिक एसिड। जरा देखो कार्बोनिक एसिड बना तो फिर तो यहां पर ट्वाइस KOH मॉलिक्यूल इसके साथ में भी रिएक्ट करेंगे एसिड बेस, क्योंकि इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो एक यहां पर, दूसरा यहां पर, थर्ड एंड फोर्थ यहां पर। इसका मतलब KOH मॉलिक्यूल्स कितने कंज्यूम होंगे? टोटल 4 KOH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, एक इस एसिडिक हाइड्रोजन में, एक इस एसिडिक हाइड्रोजन में और दो एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर है। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ KOH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज 4। आप ध्यान देना, ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस रिएक्शन में 4 KOH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड, आसान है, अमाइड हटाओ प्रोडक्ट बनाओ। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड थर्ड, नंबर ऑफ KOH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसी कंसेप्ट की दो रिएक्शंस और जो मैंने आपसे कहा, केवल नेट रिएक्शंस आपको माइंड में रखना है, कर्टियस रिएक्शन एंड श्मिट रिएक्शन। दिस इज कर्टियस रिएक्शन एंड दिस इज श्मिट रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट द थर्ड प्रिपरेशन मेथड, दैट इज टू प्रिपेयर अमाइंस। इसी के साथ में अमाइंस का प्रिपरेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शंस हमें अमाइंस की डिस्कस करना है वो ये रिएक्शंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में अमाइंस की जो रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है वो ये रिएक्शंस हैं। अब आप देखो इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको बताता हूं। अमाइन इज टू बी रिएक्टेड विद अल्काइल हैलाइड, दैट इज अल्काइलेशन। याद करो, ये रिएक्शन हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। हमने RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ में डिस्कस की थी, तो उसमें बनता है प्राइमरी अमाइन। फिर प्राइमरी अमाइन आगे RX के साथ में रिएक्ट करके बनाता है सेकेंडरी अमाइन। तो देखो ये प्राइमरी अमाइन है, जब RX के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन फर्दर RX के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा टर्शियरी अमाइन, और टर्शियरी अमाइन फर्दर जब RX के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है क्वाटरनरी सॉल्ट। याद करें, क्वाटरनरी सॉल्ट तक फॉर्मेशन की रिएक्शन हमने डिस्कस की है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड इज रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। याद करें एसिटाइलेशन, याद करो एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, शॉर्टन-बोमान रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो एसिटाइलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, बेंजोइलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। याद करो एसिनी रिएक्शन। अगर इन रिएक्शंस की बात की जाए तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एसिनी रिएक्शन, जिसमें आप याद करें बेंजोइलेशन इज अ नेम रिएक्शन, शॉर्टन-बोमान रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएक्शन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इसका यूज भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करने में कर सकते हैं। नाइट्रस एसिड के साथ में अमाइन की जो रिएक्शन है ये हमने अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस की थी। याद करो, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। सेकेंडरी अमाइन में हमें मिलता है एन अल्काइल नाइट्रोसामीन, येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड, और टर्शियरी अमाइन में नो रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस हैं to differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिएक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन। याद करो, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन की दोनों कैटेगरी की रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, एसिड बेस रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अमाइन में हम कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिन कंपाउंड्स में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है RMGX उन कंपाउंड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। याद करो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन कंपाउंड्स में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सोडियम के साथ में वो कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं, H2 गैस रिलीज होती है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। याद करो, हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट हो चुका है। तो ये रिएक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है, दिस इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो ये पार्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अमाइन वाला चैप्टर फिनिश। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 12th एनसीईआरटी में जो 4th यूनिट है, मतलब 10th यूनिट 10 से स्टार्ट है, तो 10th 11th 12th एंड 13th यूनिट जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की है।
उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर ये दिया हुआ है, और इसी के साथ में एक सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है डायजोनियम सॉल्ट। याद करें अल्कोहल चैप्टर में मैं आपको डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन भी बता चुका हूं और उससे रिलेटेड रिएक्शंस भी आपको बता चुका हूं, जिसमें आप याद करो हमने कुछ नेम रिएक्शंस डिस्कस की थी, गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्स-शीमैन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, एजोडाइज फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शंस थी। तो वो पार्ट अगर आप एनसीईआरटी सीक्वेंस की बात करें तो इसके बाद में फिर आपको दिया हुआ है डायजोनियम सॉल्ट, जो हम ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर? बस अब इसके बाद में हमें स्टार्ट करना होगा, डिस्कस करना होगा एक तो पॉलीमर्स और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बस इसी के साथ में हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है?